To everyone. We have started with the new chapter, Underwriting Commission. So, what is Underwriting Commission? We have discussed in the previous chapter, previous lecture, previous session. Underwriting Commission is the consideration, or you may say remuneration, which is payable to the payable to the underwriters. Now, who is an underwriter? Who is appointed by the company, who guarantees minimum subscription or shares, yeah, debentures. Because if there is a under subscription, company has to refund all the money which is received in application. इसलिए अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए तो हम अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि वो गारंटी करता है वो सब्सक्रिप्शन जितना मिनिमम चाहिए उतना करके देगा. अगर नहीं हुआ, अगर पब्लिक उतना शेयर्स नहीं सब्सक्राइब करती है तो ही हिमसेल्फ purchases the balance shares which is not subscribed by the public, that those shares are purchased by the underwriter. So who can be appointed as the underwriter? We have discussed in the previous lecture. It may be an individual, partner, or a company. And here we will today discuss in this lecture firstly about underwriters, meaning who is underwriter? Underwriter is the one who guarantees minimum subscription, and he can be an individual, partnership concern, or a company. Now, what certificate is required for becoming underwriter, becoming an underwriter? क्या सर्टिफिकेट चाहिए? सी, सबसे पहले तो नो पर्सन कैन एक्ट एज अंडरराइटर अनलेस ही होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सेबी. सेबी के पास से सर्टिफिकेट चाहिए, तभी दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन अंडरराइटर. एंड अ पर्सन कैन ऑब्टेन सच सर्टिफिकेट if he has the necessary infrastructure, adequate office space, equipment, and manpower to effectively discharge his activities. देखो, क्योंकि अंडरराइटर का अंडरराइटर को क्या करना है? शेयर्स तो सेल करना है, बट एक कंडीशन है, अगर वो शेयर सेल नहीं कर पाता तो ही हिमसेल्फ हैव टू परचेज द शेयर्स. तो उसके पास उतना नेटवर्क तो होना चाहिए तो कि वो अपना ड्यूटीज प्रॉपरली सैटिस्फाई कर पाए. तो इसके लिए उसके पास अपने ड्यूटीज को सैटिस्फाई करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए प्रॉपर फाइनेंस भी उसके पास होना चाहिए. ही शुड बी केपेबल ऑफ हैविंग अ ऑफिस, खुद का ऑफिस, इक्विपमेंट, मैन पावर सब रखने का उसका उतना होना चाहिए लेवल, that he can bear all this expenses. तो वैसे लोगों को सेबी सर्टिफिकेट देगी ना? नहीं है वैसा. अगर अपना ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए वो केपेबल नहीं है, then that certificate will not be issued by the SEBI, correct? And then he should have a past experience in the underwriting, or has in his employment minimum 2 person who has in the experience in underwriting. मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो उसके खुद के पास इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसके पास मिनिमम 2 एम्प्लॉइज होना चाहिए जिनको ये अंडरराइटिंग का एक्सपीरियंस हो. समझ में आया? सबसे पहले तो सेबी के पास का सर्टिफिकेट एंड उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब होना चाहिए कि अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर पाए एफिशिएंटली. एंड उसके पास थर्ड चीज क्या है? एक्सपीरियंस होना चाहिए. ही शुड हैव द experience of underwriting, or at least
he should have minimum 2 employees जिनको experience हो underwriting का, correct? And उससे भी important is the capital adequacy requirement कि उसको आगे जाके he has to purchase the shares, so उसका क्या होना चाहिए, capital adequacy requirement, that is का net worth minimum 20 lakhs का होना चाहिए. आप लोग ये सुनते रहोगे कि नॉर्मली दिस आजकल YouTube में भी सेलिब्रिटीज का नेटवर्थ इतना है. अभी रिसेंटली व्हेन दिस रिसेंटली लता मंगेशकर, उनका जब ये हो डेथ हो गया तो अभी उनका भी नेटवर्थ का बात कर रहे थे. 380 करोड़ मतलब 380 करोड़ ऐसे कुछ का उनका नेटवर्थ है. मतलब सी इवन दिस अंडरराइटर का मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 20 lakhs का नेटवर्थ मिनिमम. उसके पास उतना प्रॉपर्टीज होना चाहिए वर्थ 20 lakhs मिनिमम. ये मिनिमम क्वालिफिकेशन उतना होना चाहिए. So however, a stock broker or a merchant banker holding a valid certificate of registration issued by SEBI is not required to obtain separate certificate. बोलते कौन, who other, स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला गया है कि एक सेबी से एक सर्टिफिकेट चाहिए फॉर बिकमिंग अंडरराइटर, लेकिन किसके लिए सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, स्टॉक ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है उसको अलग से सर्टिफिकेट सेबी से लेने का जरूरत नहीं है. दिस इज अबाउट सर्टिफिकेट. सबसे पहला पॉइंट में क्या बोला है कि सेबी से वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए. सेकंड क्या बोला, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरराइटिंग का. अगर उसके पास नहीं है तो मिनिमम 2 एम्प्लॉइज जिनके पास ये एक्सपीरियंस हो अंडरराइटिंग का. नेक्स्ट कैपिटल एडिक्वेसी, that is net worth minimum 20 lakhs. and finally stock broker या जो हमारा मर्चेंट बैंकर है जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है उसको अलग से सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है. दिस इज अबाउट सर्टिफिकेट. एंड देयर शुड बी अ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट जिसमें अंडरराइटिंग का सब रूल्स दिया रहेगा. That should be there. Without agreement, underwriter cannot be appointed. So there should be an agreement between the company and the one who has been appointed as the underwriter for the company. There should be a valid agreement. There should be a valid agreement. And responsibilities. अभी क्या होना चाहिए, जिसको आप अंडरराइटर अपॉइंट करते हो, he should be responsible to fulfill his responsibilities. तो अंडरराइटर क्या बोला, shall not derive, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, any direct or indirect benefit, direct or indirect benefit from underwriting the issue other than the commission. मतलब उसका कमीशन जो उसको मिलने वाला है उसके अलावा, देखो शेयर्स लेते वक्त तो दूसरा कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दूसरा बेनिफिट नहीं हो लेना चाहिए. उसके लिए प्राइम बेनिफिट क्या है, जो उसको कमीशन मिलेगा. एंड वो भी सेबी ने ऑथराइज किया, आर्टिकल्स में मेंशन है कि कितना कमीशन उसको मिलेगा. उसके अलावा उसका और कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए, और कोई दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं होना चाहिए. द टोटल underwriting obligation under all underwriting shall not exceed 20 times the net worth. मतलब उसका नेटवर्थ into 20 times. उससे ज्यादा वो जो जिम्मेदारी लेता है अंडरराइटिंग का
उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अंडर राइटिंग फॉर्म है तो ये कंपनी का लिया, दूसरे कंपनी का लिया, लेकिन कितना भी उसका, देखो उसका जितना नेटवर्थ है उसका 20 टाइम्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। देन ही विल नॉट बी एबल टू फुलफिल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो कितना परमिशन है? 20 टाइम्स इज नेटवर्थ, जो भी इसका नेटवर्थ है उसका 20 टाइम्स उतना ही मैक्सिमम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है अंडर राइटिंग का। Every underwriter in the event of being called upon to subscribe for securities of a body corporate pursuant to an underwriting agreement shall subscribe to such securities. देखो here what is this point, that there is one minimum subscription which underwriter guarantees कि इतना वो करके देगा। अगर उतना नहीं होता तो he has to सब्सक्राइब टू द बैलेंस शेयर्स। तो वो सब्सक्रिप्शन उसको कब तक करना चाहिए? जब कंपनी इंटीमेट करेगा तो उसके 45 डेज के विद इन उसका उतना नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करना पड़ेगा। उसके ऊपर डिवॉल्व का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि उसको शेयर्स खरीदना है, तो कितने दिन के अंदर अंदर उसको ये जिम्मेदारी पूरा करना है? विद इन 45 डेज उसको ये जिम्मेदारी को क्या करना है? फुलफिल करना है ऑफ परचेसिंग द बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच वुड नॉट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। एंड देन अंडरराइटर को अपना रिस्क कम करना है, सो ही कैन अपॉइंट सब अंडरराइटर्स। समझ में आया? प्रिंसिपल अंडरराइटर क्या कर सकता है कि उसको उसका रिस्क कम करना है तो ही में अपॉइंट सब अंडरराइटर्स, बट ये इसमें कंपनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। कंपनी से परमिशन लेकर वो सब अंडरराइटर्स का कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी कैन नॉट इंटरफियर। समझ में आया? इन ऑर्डर टू डिवाइड इट्स रिस्क, अंडरराइटर क्या कर सकता है? सब अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर सकता है जो उसके साथ रिस्क को शेयर करेंगे, जो उसके साथ क्या करेंगे? रिस्क को शेयर करेंगे। व्हाट रिस्क? रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, रिस्क ऑफ, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का ही रिस्क है। अगर उतना शेयर जितना मिनिमम सेल होना चाहिए उतना अगर नहीं सेल होता तो अंडरराइटर को परचेस करना पड़ता है। वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? अंडरराइटर के ऊपर। तो उसको लगता है कि वो ये रिस्क को नहीं अकेले फुलफिल कर सकता, तो ही हैज दिस पावर टू अपॉइंट द अंडरराइटर, फिर सब अंडरराइटर्स। बट सब अंडरराइटर्स को भी कमीशन मिलना चाहिए, तो कंपनी के साथ डिसाइड करके they may decide कितना कमीशन as per SEBI guidelines and articles of association of the company जैसे डिसाइड होता है। then brokers, I had told in the last lecture, previous lecture, that brokers are different from underwriters। क्या ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स सेम है? ब्रोकर कौन है? जो कि शेयर सेल करने में कंपनी का हेल्प करता है, लेकिन क्या वो कंपनी का मिनिमम शेयर सेल नहीं हुआ तो वो क्या खुद वो शेयर्स को परचेस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? नहीं। ब्रोकर सेल्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के बिहाफ में शेयर्स को सेल करके देता है इन रिटर्न ऑफ अ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के बदले में शेयर्स को सेल करने में हेल्प करता है। तो ब्रोकर अलग है, अंडरराइटर अलग है, आप दोनों को सेम नहीं बोल सकते हो। अंडरराइटर इज अ डिफरेंट पर्सन एंड ब्रोकर इज अ डिफरेंट पर्सन। अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है, ब्रोकर्स को ब्रोकरेज मिलता है। करेक्ट? एंड फाइनली अगर कंपनी want managers to issue, मीन जो कि स्टार्टिंग लेवल ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर्स ले लेके फाइनल तक कंपनी का काम क्या है? प्रोडक्शन करना, सेल करना। ये शेयर्स इश्यू करने पे कंपनी को फोकस
अगर करेगी तो बाकी काम में उतना जो उनके लिए मेन है उसमें ध्यान नहीं दे पाएगी. सो कंपनी क्या कर सकती है? दे मे अपॉइंट मैनेजर्स टू इशू हु विल लुक ऑन द इशू ऑफ शेयर्स. फाइनल से फर्स्ट से लास्ट स्टेज तक जो भी सब काम रहेगा ऑन इशू ऑफ शेयर सब कौन देखेगा? मैनेजर्स टू द इशू. तो दे आर ऑल्सो नॉट अंडर राइटर्स, राइट? तो उनको देखो, द कमीशन payable to issue managers would be calculated at 5% for issues up to 5 crore. 5 crore तक का इशू है, शेयर्स मार्केट में सेल कर रहे, तो 5% कमीशन दे सकते इशू मैनेजर्स को. और अबाव 5 crore है तो 2%. समझ में आया? उनको कितना कमीशन मिल सकता है? 5 crore तक का इशू है तो 5%, 5 crore के ऊपर का इशू है तो 2%. So this is the point on underwriters. Now let us go to the next point. Types of underwriting. So very important, types of underwriting. So what type of underwriting can be there? जिसके ये अंडरराइटर जब अपॉइंट होते हैं तो क्या क्या टाइप के अंडरराइटिंग के लिए दे कैन बी हायर्ड, दे कैन बी अपॉइंटेड. तो सबसे पहले इट इज ओपन और कंडीशनल अंडरराइटिंग. इसको ओपन अंडरराइटिंग भी बोलते हैं या कंडीशनल अंडरराइटिंग भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो जो बैलेंस है वो शेयर्स किसको खरीदना पड़ेगा? अंडरराइटर को. इसको बोलते हैं, ये टाइप के अंडरराइटिंग एग्रीमेंट को हम बोलते हैं ओपन और कंडीशनल अंडरराइटिंग, जिसमें अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो अंडरराइटर हैज टू परचेज द बैलेंस शेयर्स. सो दिस इज नोन एज ओपन और कंडीशनल अंडरराइटिंग. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज फर्म अंडरराइटिंग, जहां पे irrespective of the type of issue, पूरा जितना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर हो भी गया तो भी जितना शेयर्स अंडरराइटर को के ऊपर था इतना % सब्सक्राइब करना है, वो उनको irrespective ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनको वो शेयर्स परचेज करना ही है. एब्सोल्यूट अंडरराइटिंग मतलब कंडीशन नहीं है, फिक्स है. आपके ऊपर जितना % आपने जिम्मेदारी ली थी कि इतना % हम शेयर्स परचेज करेंगे, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना मिला पब्लिक से, आपको उतना शेयर्स खरीदना ही है. दैट इज नोन एज फर्म अंडरराइटिंग. समझ में आया? सी, ओपन और कंडीशनल अंडरराइटिंग में क्या है? जितना मिनिमम अंडरराइटर ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन गारंटी किया उतना नहीं हुआ तो बैलेंस उनको करना पड़ता है. लेकिन फर्म अंडरराइटिंग में ऐसा नहीं है, जितना उन्होंने जिम्मेदारी ली थी इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव उनको उतना खरीदना है. समझ में आया? उनको उतना खरीदना है. मतलब सपोज दे हैव टोल्ड दैट दे विल परचेज सो मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, तो उतना उनको खरीदना ही है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने दो नहीं होने दो, जितना उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उतना नंबर ऑफ शेयर्स they will have to purchase. There is an obligation on the underwriters to purchase that many number of shares. That is known as firm underwriting. Then full underwriting, agar whole of the issue of shares or the ventures of a company is underwritten
मतलब पूरा, देखो दो टाइप होते हैं, फुल अंडर राइटिंग और पार्शियल अंडर राइटिंग। फुल अंडर राइटिंग मतलब जितना शेयर्स है पूरा का पूरा शेयर सेल करने का जिम्मेदारी अंडर राइटर्स को दिया है, होल इशू अंडर राइटर सेल करके देगा, तो दैट इज फुल अंडर राइटिंग। पार्शियल अंडर राइटिंग मतलब कुछ परसेंटेज और शेयर्स अंडर राइटर को सेल करने बोला है, तो रिमेनिंग परसेंटेज के लिए अंडर राइटर इज द कंपनी देमसेल्फ। सपोज 60% इशू के लिए अंडर राइटर को अपॉइंट किया सेल करने के लिए, तो बचा हुआ 40% के लिए वो सेल करने का जिम्मेदारी कंपनी का है, तो बैलेंस के लिए अंडर राइटर इज द कंपनी। बैलेंस इशू के लिए कौन अंडर राइटर हो जाता है? कंपनी देमसेल्फ, उनको देखना पड़ेगा उतना शेयर्स को सेल करने का। नेक्स्ट वन इज सोल अंडर राइटिंग। सोल अंडर राइटिंग नाम से ही पता चलता है इंडिविजुअल वन अंडर राइटर इज अपॉइंटेड फॉर द होल इशू, मतलब पूरा इशू में एक ही अंडर राइटर को अपॉइंट किया तो उसको बोलेंगे सोल अंडर राइटिंग। जॉइंट अंडर राइटिंग नाम से पता चला एक से ज्यादा अंडर राइटर्स को अपॉइंट किया फॉर सेलिंग द शेयर्स, दैट इज नोन एज जॉइंट underwriting. Then we have marked applications and unmarked application. तो marked application किसको बोलते हैं? जब जो पब्लिक से जो एप्लीकेशन जो शेयर सेल हुआ वो शेयर्स में मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब वो एप्लीकेशन में अंडर राइटर का स्टैंप है कि उसने ये शेयर्स को सेल किया है, तो दैट इज नोन एज मार्क्ड एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, जब एक से ज्यादा अंडर राइटर्स हो तब पता चले कि इतना शेयर कौन से अंडर राइटर ने सेल किया, इतना शेयर कौन से, मतलब सपोज एक से ज्यादा अंडर राइटर है, अगर एक ही अंडर राइटर है तो टेंशन ही नहीं, साइन रहे नहीं रहे उसको ही सब ये देना है कमीशन। देखो जितना पब्लिक ने इशू किया पब्लिक वो भी सब कमीशन तो उन लोगों को मिलता ही है। तो अगर मार्क्ड एप्लीकेशन है मींस ये उसमें क्या वो एप्लीकेशन में किसका स्टैंप होता है? अंडर राइटर का स्टैंप होता है, दैट ही हैज हेल्प इन सेलिंग दिस शेयर्स। तो अगर एक से ज्यादा अंडर राइटर है तो आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होता है कि कौन सा अंडर राइटर का स्टैंप है ये एप्लीकेशन में, सो दैट इज नोन एज मार्क्ड एप्लीकेशन। And next one is, last one is unmarked application. What do you mean by unmarked? Opposite. इसमें ये एप्लीकेशन में कोई भी अंडर राइटर का स्टैंप नहीं है, उसको बोलते हैं unmarked application. So these are the types of underwriting जो हमने डिस्कस किया। इसके साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, रिमेनिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।